अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कल्चर। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि आजकल सीएसएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को आसान अल्फाज में समझा सकूँ। स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसमें दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक, पहले स्ट्रेटेजिक को समझते हैं। स्ट्रेटेजी को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, किसी के सीएसएस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या किसी के कोई दूसरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी को करने के लिए उसने कोई ना कोई स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, कोई ना कोई प्लानिंग की होगी कि मुझे इस टॉपिक को या इस चैप्टर को इतने दिन तक ख़त्म करना है और मुझे इस राइटर्स की बुक चाहिए या मुझे नेट से ये वाले आर्टिकल्स उठाने हैं। कोई ना कोई प्लानिंग उसने की होगी। अगर कोई सीएसएस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसका टारगेट ये होगा कि मैं सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी करूं, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप यकीनन बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। और इंग्लिश का एक प्रॉब्लम ये भी है कि सीएसएस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में रह जाते हैं, तो किसी की प्लानिंग ये होगी कि मैं पहले इंग्लिश को फोकस करूँ। तो अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपने कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर की होगी। एग्ज़ाम क्या है? आपका एक टारगेट है, आपको उसको पूरा करना है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने जो भी प्लानिंग की है वो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं। दूसरा वर्ड है कल्चर। कल्चर को अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ, कल्चर ऐसे आइडियाज़ हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि उस ग्रुप ऑफ पीपल का रिलीजन क्या है, उस रिलीजन में उसके कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, कौन से त्यौहार आते हैं, उस रिलीजन में या उस ग्रुप ऑफ पीपल में उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए या वो अपने सोशल लाइफ में कैसे डील करते हैं। इन शॉर्ट उनका वे ऑफ लिविंग क्या है। तो स्ट्रेटजी को और कल्चर को हम समझ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर को पहले मैं बहुत ही इनफॉर्मल वे में समझाना चाहूँगी। इसका मकसद मेरा ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये बात समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का आपके ताया से कोई कॉन्फ्लिक्ट है घर से रिलेटेड। आपके ताया कहते हैं कि इस घर में आधा हिस्सा मेरा है, लेकिन आपके फादर कहते हैं कि नहीं, आप अपना हिस्सा पहले ही ले चुके थे, अब ये जो पूरा घर है ये मेरा है। अब इस घर से रिलेटेड आपके फादर और ताया के दरमियान झगड़ा है। अब इस झगड़े को कैसे सॉल्व करना है या आपके ताया अब्बू के साथ कैसे मुकाबला करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? आपके फादर लेंगे या आपकी मदर लेंगी? जाहिर है बड़े लेंगे। अब आपके वालिद साहब या आपके फादर इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, वो अपने घर को और अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर करते हैं, उनका आपके ताया अब्बू को जवाब देने का अंदाज क्या है। क्या वो काफ़ी रूड होकर बात करते हैं या वो बहुत ही पोलाइट वे में मामला ख़त्म करवाते हैं? और आपके ताया अब्बू कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते हैं? क्या वो आपके घर में आके शोर शराबा करते हैं या वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब आपके अब्बू दो चीज़ें देखेंगे। पहले वो अपने आप को देखेंगे कि मेरा घर कितना बड़ा है और मैं इसको कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, क्या मैं सिक्योरिटी कैमरा लगवा लूँ या सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ अपने घर को सेव करने के लिए। और फिर वो आपके ताया अब्बू को भी देखेंगे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका बिहेवियर क्या रहता है आपके साथ, आपके अब्बू के साथ। क्या वो काफ़ी रूड हो जाते हैं, काफ़ी झगड़ा करते हैं या बस नॉर्मली इस तरह से झगड़ा करते रहते हैं। और फिर वो आपके ताया अब्बू का एटीट्यूड भी देखेंगे कि उनका एटीट्यूड आपके अब्बू के साथ या आपकी फैमिली के साथ कैसा है। क्या वो काफ़ी झगड़ा करते हैं, बात को कोर्ट तक लेके जा रहे हैं या वो बस ऐसी ही ख़ानदान की दावतों में बैठ के ऐसी बातें करते रहते हैं। तो आपके वालिद साहब ये दो चीज़ें देखेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में उनको जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। अगर आपके ताया बहुत झगड़ा कर रहे हैं तब उनको कैसे जवाब देना है, अगर आपके ताया सिर्फ नॉर्मली बातें कर रहे हैं तब उनको कैसे रिएक्ट करना है। तो आपके अब्बू के यही आइडियाज़, उनका यही बिहेवियर या उनकी यही प्लानिंग जिसके तहत वो आपके ताया को इनकाउंटर कर रहे हैं और अपने घर को सेव कर रहे हैं, उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर कहलाएगा। अगर हम आपके फादर के इन्हीं आइडियाज़ को, उनके इन्हीं एटीट्यूड को, उनके इन्हीं बिहेवियर को और इमोशंस को अगर हम सम अप कर दें तो ये आपके फादर का स्ट्रेटेजिक कल्चर कहलाएगा। तो ये मेरा बहुत ही इनफॉर्मल वे था स्ट्रेटेजिक कल्चर को एक्सप्लेन करने का।
उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा एटलीस्ट, या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा फॉर्मल अंदाज में, यानी कि इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में रख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। स्टेट ए कहती है कि स्टेट बी में वो वाला जो पार्ट है ये मेरा है, या स्टेट ए के कुछ एक्शंस, कुछ एटीट्यूड ऐसे हैं, कुछ बिहेवियर ऐसा है कि स्टेट बी को ऐसा लगता है कि उसकी सोवरेनिटी को, उसकी कंट्री को या उसकी टेरिटरी को खतरा है स्टेट ए से, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज ऐसे हैं जो मुसलसल स्टेट बी को थ्रेट देते हैं। तो स्टेट बी स्टेट ए के एक्शंस को, एटीट्यूड को देखते हुए स्टेट बी की जो इलीट क्लास कह लें, और इलीट क्लास में कौन आएंगी, जाहिर है आपके मिलिट्री के लोग आएंगे, आपके पॉलिटिकल लोग आएंगे, वो लोग जो प्लानिंग करेंगे स्टेट ए के एटीट्यूड को या उनके बिहेवियर को इनकाउंटर करने के लिए, या वो जो अपनी प्लानिंग करेंगे कि स्टेट ए अगर बहुत ही ऑफेंस हो रहा है तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, डिफेंस पोजीशन में रहना है या ऑफेंस होना है। अगर ऑफेंस होना है तो क्या उनके पास इतनी मिलिट्री है या क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टेट ए को अच्छे तरीके से इनकाउंटर कर सकें या उन्हें सही से मदद चुका सकें। और अगर हमने डिफेंस होना है तब भी जाहिर है हमें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी, या इन केस इन फ्यूचर में अगर स्टेट ए के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वॉर होती है, तो क्या हम इतने केपेबल हैं कि उस वॉर को जीत ना सके, एटलीस्ट हम अपने आप को सेफ ही कर लें। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ए के साथ बेहतरीन तरीके से इनकाउंटर कर सकें और उसे हरा सकें, या फिर हमें अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए कि हम अपने आप को सेफ रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, बी स्टेट ने डिसाइड किया कि वो डिफेंस पोजीशन पे रहेगा, वो ऑफेंस पे नहीं जाएगा। अब वो डिफेंस पोजीशन पे है तो उस पोजीशन से रिलेटेड उसका क्या बिहेवियर होगा, उसके क्या आइडियाज़ होंगे, उसके क्या इमोशंस होंगे। इन्हीं सब आइडियाज़, इमोशन और बिहेवियर को हम स्ट्रैटेजिक कल्चर का नाम दे देंगे। अब अगर ए स्टेट बी स्टेट को मुसलसल थ्रेट कर रहा है या उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बी स्टेट का क्या एटीट्यूड या क्या बिहेवियर होगा। उसका बिहेवियर ये है कि वो डिफेंस मूड में रहता है, यानी कि वो डिफेंस पोजीशन में रहता है। बी स्टेट का मेन पर्पस यही है कि वो अपनी बाउंड्रीज को सेफ रखे, अपने आप को सिक्योर रखे और अपनी मिलिट्री को इतना कैपेबल बनाए कि अगर ए स्टेट कोई वॉर डिक्लेयर करता है तो उसकी मिलिट्री इतनी कैपेबल हो कि एटलीस्ट अपनी स्टेट को डिफेंस कर सके, अपनी टेरिटरी को बचा सके। तो बी स्टेट के इसी बिहेवियर को, इसी एटीट्यूड को हम उसकी स्ट्रैटेजिक कल्चर का नाम देंगे कि बी स्टेट की स्ट्रैटेजिक कल्चर ये है कि वो डिफेंस में रहता है, वो ऐसा कोई जहरियत नहीं करता, उसका मकसद सिर्फ अपनी टेरिटरी बचाना है। उम्मीद है कि अब फॉर्मल वे में स्ट्रैटेजिक कल्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, मेरी अपनी वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करूं उसमें मैं कोई टफ यानी कोई हार्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करूं, कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करूं जिससे मेरी बात समझ ना आ सके। अब मैं बात करूंगी इंडिया और पाकिस्तान की। अब चाहे आप इसे कुछ भी समझ लें, इसे एग्जाम्पल समझ लें, इसे एक्सप्लेनेशन समझ लें या कुछ भी समझ लें, बहरहाल अब मैं बात करूंगी इंडिया और पाकिस्तान की। अब देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या स्ट्रेटेजिक कल्चर रहा है इंडिया से रिलेटेड। अब 1947 में नया पाकिस्तान बना है, ना हमारी इकोनॉमी स्टेबल थी, ना हमारे पास मिलिट्री पावर अच्छी थी, ना हम पॉलिटिकल स्टेबल थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन नहीं रहा था, साइज हमारा इंडिया से छोटा था और इंडिया भी मानने को तैयार ही नहीं था कि पार्टीशन हो चुकी है और पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया को बहुत बार मौका मिला पाकिस्तान को थ्रेट करने का। कभी कश्मीर में अपनी ट्रूप्स भेज दी, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट अलग था, कभी पानी का इशू क्रिएट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि उसका बॉर्डर जो इंडिया के साथ लग रहा है उसने उसको पहले सेव करना है। अब वो खुद इतना वीक है, उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त पाकिस्तान ने यही सोचा कि हम यूएसए को ज्वाइन कर लेते हैं, यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन कर लेते हैं, हमें थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। हमने इंडिया का मुकाबला करने के लिए यूएसए का ब्लॉक तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ज़्यादा परेशान कुन बात तब हुई जब 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और 1974 में इंडिया ने अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर कर लिया। अब ये टाइम था कि पाकिस्तान को समझ आ गई
कि इन वॉर से हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। अमेरिका हमारा ज़रूरत के वक्त तो साथ देता नहीं है। फिर पाकिस्तान अमेरिका से हटके चाइना की तरफ हो गया। फिर हमने चाइना से सपोर्ट हासिल करनी शुरू की क्योंकि हम ऑलरेडी वीक थे और हमने इंडिया को इनकाउंटर करना था, जो साइज़ में हमसे बड़ा था, उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर थी और उसकी मिलिट्री पावर हमसे बेहतर थी। और जितनी भी वॉर्स हुई हैं हमारी इंडिया के साथ, उसमें हमें भी बराबर का नुकसान हुआ है। तो 1998 में पाकिस्तान ने यूएसए के सपोर्ट ना करने के बावजूद भी अपने आप को एटॉमिक पावर बना लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। अब उस वक्त से लेके आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसी वॉर नहीं हुई क्योंकि ये बात इंडिया भी जानता है कि अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि इंडिया से मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो साइज में बड़ा है, उसके पास भी एटॉमिक पावर है। लेकिन ये बात इंडिया को भी अब अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है। अगर वॉर हुई तो नुकसान दोनों को बराबर होगा। तो इसलिए इंडिया खुल के वॉर नहीं करता, लेकिन वो थोड़ी बहुत झड़पें चलती रहती हैं। जैसे कि 2019 में जो बालाकोट इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनका फाइटर पायलट अभिनंदन पकड़ा था, उस वक्त हम ये देख सकते हैं कि हमारी मिलिट्री ने या हमारी हुकूमत ने इंडिया के इस बिहेवियर को कैसे देखा और अपना क्या एटीट्यूड और अपना क्या बिहेवियर दिखाया ऐसी सिचुएशन में। हमने उनका फाइटर पायलट पकड़ा तो, लेकिन 1-2 दिन बाद हमने उसे वापस कर दिया। तो इस सिचुएशन से हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि पाकिस्तान एज सच इंडिया से वॉर नहीं करना चाहता। पाकिस्तान बस डिफेंस पोजीशन पे है। पाकिस्तान सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है। एज सच वो इंडिया से वॉर नहीं करना चाहता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इंडिया की साइड जो हमारा बॉर्डर लग रहा है उसको सिक्योर करें, क्योंकि हम इंडिया का बिहेवियर देखते आ रहे हैं कि शुरू से इंडिया का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। अब वो खुल के वॉर नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है जो हम 1998 में बना चुके थे। हमें एहसास हुआ कि इंडिया एटॉमिक पावर बन चुका है और हमने अपना क्या एटीट्यूड दिखाना है, क्या आइडियाज़ हमारे होने चाहिए। अब हमें भी एटॉमिक पावर बनना चाहिए इंडिया को इनकाउंटर करने के लिए। एटलीस्ट हम अपनी टेरिटरी सपोर्ट कर लें और अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखें। तो पाकिस्तान का ये जो बिहेवियर है या ये जो एटीट्यूड है या ये जो आइडियाज़ हैं इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया का जो बिहेवियर है कोई ना कोई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और हम डिफेंस पोजीशन में रह के हुए उसका मुकाबला करते हैं। तो हमें अब तक जो भी पाकिस्तान का बिहेवियर नज़र आया है इंडिया के लिए, उनका जो भी आइडियाज़ हैं इंडिया के लिए या जो भी बिहेवियर है या जो भी इमोशंस हैं, तो इसको हम पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर कहेंगे इंडिया के लिए। स्टूडेंट्स, आप 2019 के एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा और इसका एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। आपको यकीनन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के लिए बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर और कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़ाहिर है सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।